नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं भारतीय संविधान का पार्ट 1। ये जो आर्टिकल्स 1 से 4 है ना, ये भारत के बुनियाद हैं। ये बताते हैं कि भारत का असली मतलब क्या है। ये वो ढांचा है जिस पर हमारा पूरा देश खड़ा है। तो आइए इसे एक एक करके समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इंडिया दैट इज भारत का मतलब समझेंगे। फिर यूनियन और फेडरेशन के बीच का जो बारीक सा फर्क है उसे जानेंगे। भारत की टेरिटरी में क्या क्या आता है ये देखेंगे। पार्लियामेंट की क्या शक्तियां हैं और आखिर में इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का जो सिद्धांत है उसको डिकोड करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 1 की पहली ही लाइन से। इंडिया दैट इज भारत। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। जब संविधान बन रहा था ना, तो इस पर जबरदस्त बहस हुई थी। कुछ सदस्य चाहते थे पारंपरिक नाम भारत, तो कुछ का कहना था कि मॉडर्न नाम इंडिया होना चाहिए। आखिरकार दोनों के बीच एक समझौता हुआ और ये खूबसूरत फ्रेज हमारे संविधान का हिस्सा बन गया। लेकिन आर्टिकल 1 में एक और बहुत ही जरूरी बात कही गई है। ये कहता है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। अब यहाँ एक पल रुक कर सोचिए, संविधान बनाने वालों ने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं लिखा जैसा कि अमेरिका में है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा, एक बहुत फंडामेंटल मतलब छिपा हुआ है। तो चलिए यूनियन और फेडरेशन के इसी फंडामेंटल फर्क को समझते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है जो इंडियन पॉलिटी की आत्मा को, उसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने के पीछे दो बहुत गहरे मतलब हैं। पहला कि भारतीय संघ किसी भी राज्य के साथ किए गए समझौते का नतीजा नहीं है, और दूसरा किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। नो राइट टू सेसीड। असल में हुआ ये कि भारत में पहले एक देश बना, एक राष्ट्र बना, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए, मतलब शासन चलाने में आसानी हो, इसलिए राज्य बनाए गए। इस कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इंडिया और यूएसए का कंपैरिजन। यूएसए में क्या हुआ, वहां पहले से ही अलग अलग स्टेट्स थे जो एक साथ आए, उन्होंने एक समझौता किया और फिर एक देश बनाया। वो एक सच्चा फेडरेशन है। जबकि इंडिया में इसका ठीक उल्टा हुआ। यहाँ पहले देश एक यूनिट के तौर पर बना, जिसने बाद में अपनी सुविधा के लिए राज्यों को बनाया। तो हमने संघ का नेचर तो समझ लिया। अब चलिए ये देखते हैं कि संविधान के हिसाब से टेरिटरी ऑफ इंडिया में असल में आता क्या क्या है। प्रीलिम्स के लिए ये एक बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। हमारा संविधान भारत की टेरिटरी को 3 कैटेगरीज में बांटता है। पहली, सभी राज्यों के क्षेत्र। दूसरी, सभी यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरी, वो सारे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार भविष्य में कभी भी एक्वायर कर सकती है। और यहीं से हमें इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर के असिमेट्रिक यानी विषम होने की पहली झलक मिलती है, क्योंकि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की शक्तियां बराबर नहीं होती। अब आते हैं सबसे डायनामिक पार्ट पर। देखिए, भारत का नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। और आर्टिकल्स 2 और 3 हमारी संसद को ऐसा करने की जबरदस्त पावर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इन दोनों आर्टिकल्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, आर्टिकल 2 भारत के बाहरी नक्शे से जुड़ा है। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो ऐसे नए राज्यों को शामिल करे जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है। वहीं आर्टिकल 3 भारत के इंटरनल मैप से जुड़ा है। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो भारत के अंदर जो राज्य पहले से मौजूद हैं, उनका नाम बदल दे, उनकी बाउंड्री बदल दे या किसी एक राज्य से नया राज्य बना दे। अच्छा, तो आर्टिकल 3 के तहत ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले ऐसा कोई भी बिल सिर्फ प्रेसिडेंट की पहले से ली गई सिफारिश पर ही पार्लियामेंट में आ सकता है। दूसरा, प्रेसिडेंट इस बिल को उस राज्य की विधानसभा को भेजते हैं जिसके ऊपर असर पड़ने वाला है, उनसे उनकी राय जानने के लिए। लेकिन और ये सबसे बड़ा कैच है, राज्य की वो राय प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट पर बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। और आखिर में इस बिल को पास करने के लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, बस एक सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाता है। और यहीं पर आर्टिकल 4 एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो साफ साफ कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत किए गए किसी भी बदलाव को आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि संसद भारत के पॉलिटिकल मैप को एक साधारण कानून की तरह एक सिंपल मेजॉरिटी से बदल सकती है। कोई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत ही नहीं है। ये पार्लियामेंट के हाथ में एक बहुत बड़ी पावर है। तो अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स देखे हैं,
चलिए उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और भारतीय संघ के मूल सिद्धांत को, उसके कोर प्रिंसिपल को समझते हैं। ये फ्रेज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स यानी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ये इंडियन सिस्टम का पूरा सार है। इसका मतलब है कि संघ यानी भारत देश वो अविनाशी है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसके अंदर जो राज्य हैं वो विनाशी हैं, डिस्ट्रक्टिबल हैं। पार्लियामेंट उन्हें अपनी प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से बदल सकती है, मिटा सकती है या नया बना सकती है। एक बार फिर यूएसए से तुलना करते ही ये बात पानी की तरह साफ हो जाती है। भारत क्या है? विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ, जहां पार्लियामेंट राज्यों की मर्जी के बिना भी उनकी बाउंड्रीज को बदल सकती है। दूसरी तरफ यूएसए अविनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी राज्य की मर्जी के बिना उसकी बाउंड्रीज को हाथ भी नहीं लगा सकती। ये फर्क भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के मजबूत केंद्र की तरफ झुकाव को साफ दिखाता है। और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक सवाल छोड़कर जा रही हूं जो खास तौर पर मेंस के लिए बहुत जरूरी है। जरा सोचिए कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का ये जो सिद्धांत है, ये भारत में सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर के बैलेंस को कैसे प्रभावित करता है, इस पर जरूर सोचिएगा। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये वो आर्टिकल्स हैं जो हमारी पार्लियामेंट को स्टेट्स बनाने, मिटाने और रीड्रॉ करने की जबरदस्त शक्ति देते हैं। अच्छा, तो इस पूरी डिस्कशन का जो हार्ट है ना, वो इस एक पावरफुल स्टेटमेंट में है, भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ, यानी एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना? लेकिन यही वो लाइन है जो इंडियन फेडरेशन की सोल को डिफाइन करती है। और हाँ, ये यूपीएससी मेंस एग्जामिनर्स की फेवरेट लाइंस में से एक है। चलिए इस पहेली को लेयर बाय लेयर खोलते हैं। तो आज हमारा सफर कैसा दिखेगा? सबसे पहले हम इस इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन के कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत पार्लियामेंट की पावर्स क्या-क्या हैं, कैसे नए स्टेट्स एडमिट होते हैं और एग्जिस्टिंग स्टेट्स को कैसे बदला जाता है। इसके बाद हम रीऑर्गेनाइजेशन के पूरे प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और आखिर में उस बड़े क्यों का जवाब ढूंढेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सेंटर को इतनी सुप्रीम पावर दी ही क्यों। चलिए तो डाइव इन करते हैं। इन लीगल आर्टिकल्स को सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, इनके पीछे की फिलॉसफी को पकड़ना ज़रूरी है। इसका असल में मतलब क्या होता है जब हम कहते हैं कि भारत को तोड़ा नहीं जा सकता, पर इसके स्टेट्स को आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। इसका मतलब बहुत सीधा है। इंडिया एज ए नेशन इज इनडिस्ट्रक्टिबल, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन इसके अंदर जो स्टेट्स हैं वो एक तरह से मिट्टी की तरह हैं। पार्लियामेंट जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी प्रशासनिक सुविधा या नेशनल इंटरेस्ट के लिए जरूरी समझे, उनकी बाउंड्रीज बदल सकती है, उनके नाम बदल सकती है या यहाँ तक कि उन्हें खत्म करके नए राज्य भी बना सकती है, जैसा हमने हाल ही में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के बनने में देखा। ये स्लाइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस दिखाती है। यूएसए को एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पहले स्टेट्स थे, वो एक अग्रीमेंट के तहत साथ आए और उन्होंने मिलकर देश बनाया। लेकिन इंडिया की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ पहले इंडिया एज ए नेशन बना और फिर एडमिनिस्ट्रेशन की सहूलियत के लिए स्टेट्स बनाए गए। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। यहाँ यूनियन ने स्टेट्स को बनाया है, स्टेट्स ने यूनियन को नहीं। और यही बात सेंटर को इंडिया में इतना पावरफुल बनाती है। चलिए अब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल टूल बॉक्स को खोलते हैं। हमारा पहला टूल आर्टिकल 2 हमें ये बताता है कि पार्लियामेंट उन टेरिटरीज से कैसे डील करती है जो अभी इंडिया का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को 2 पावर्स देता है जो 2 शब्दों में छुपी हैं, एडमिट और एस्टैब्लिश। एडमिट करने का मतलब है किसी ऐसे स्टेट को इंडिया में शामिल करना जो पहले से एग्जिस्ट करता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है सिक्किम, जो 1975 में इंडिया का हिस्सा बना। और एस्टैब्लिश करने का मतलब है किसी ऐसी टेरिटरी को स्टेट के तौर पर एस्टैब्लिश करना जो पहले से एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट नहीं थी। अब आते हैं उस पार पर जो हम अक्सर न्यूज़ में देखते हैं, आर्टिकल 3। ये पार्लियामेंट को इंडिया के इंटरनल मैप को रीड्रॉ करने की, आप कह सकते हैं, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर देता है। ये स्लाइड दिखाती है कि आर्टिकल 3 कितना पावरफुल है। इस किसी भी यानी एनी शब्द पर ध्यान दीजिए। पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ कर सकती है या उसका नाम तक बदल सकती है। एंड ऑल दिस विदाउट द स्टेट्स कंसेंट। ये स्टेट्स को बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में डालता है।
तो इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं, क्योंकि ये एक कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है। आर्टिकल 2 है आउटसाइडर्स के लिए, वो टेरिटरीज जो अभी इंडिया का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल 3 है फैमिली मेंबर्स के लिए, इंडिया के अंदर एग्जिस्टिंग स्टेट्स का इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल। बस ये याद रखने की है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास ये जबरदस्त पावर है, लेकिन वो उसे यूज कैसे करती है? क्या ये आर्बिट्ररी है? नहीं, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है और यूपीएससी के लिए इसके हर स्टेप को समझना बहुत क्रूशियल है। ये प्रोसीजर कुछ ऐसा है। सबसे पहले, ऐसा कोई भी बिल पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। ये सेंटर के कंट्रोल का पहला लेवल है। दूसरा, प्रेसिडेंट को उस बिल को अफेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजना पड़ता है उनके व्यूज जानने के लिए। लेकिन, और ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है, पार्लियामेंट उन व्यूज को मानने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। स्टेट की राय सिर्फ कंसल्टेटिव है, बाइंडिंग नहीं। और आखिर में, इतने बड़े बदलाव के लिए किसी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। इसे सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है, जो प्रोसेस को बहुत आसान बना देता है। ये स्लाइड उस पावर इम्बैलेंस को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। स्टेट से पूछना एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी है, बस एक कर्टिसी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनकी हाँ हो या ना, फाइनल डिसीजन पर उसका कोई लीगल असर नहीं होता। द फाइनल कॉल इज ऑलवेज एंड ओनली विद द पार्लियामेंट। अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वाई? हमारे संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर सेंटर को इतनी सुप्रीम पावर क्यों दी? क्या ये फेडरलिज्म की स्पिरिट के खिलाफ नहीं है? देखिए, इसके पीछे एक गहरा हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिक रीजन था। और ये रहा एक क्लासिक प्रीलिम्स का सवाल। क्या तेलंगाना बनाने के लिए या उड़ीसा का नाम ओडिशा करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत थी? और जवाब है अ बिग नो। आर्टिकल 4 साफ साफ कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत किए गए चेंजेस को आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है, स्पेशल मेजॉरिटी के मुश्किल प्रोसेस से नहीं। ऐसा जानबूझकर किया गया था ताकि पार्लियामेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के हिसाब से स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिले। लेकिन इस पावर की लिमिट क्या है? आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को किसी भी राज्य का एरिया डिमिनिश करने की पावर देता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट इंडिया की जमीन का एक टुकड़ा काट के किसी और देश को दे सकती है? ये सवाल 1960 में लैंडमार्क बेरुबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और कोर्ट का फैसला क्रिस्टल क्लियर था। नहीं, इंडिया के सॉवरेन टेरिटरी को किसी फॉरेन पावर को देना सिर्फ एक इंटरनल बाउंड्री एडजस्टमेंट नहीं है। ये एक बहुत ही सीरियस एक्ट है, जिसके लिए आर्टिकल 368 के तहत एक फुल फ्लेज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी। मतलब, इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी यस, बट नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एक्सटर्नल इंटीग्रिटी। तो हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये पूरा सिस्टम एक ही मकसद से बनाया गया है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर। पार्टीशन के भयानक यादों के बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मानना था कि इंडिया की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना है, भले ही इसके लिए स्टेट्स की ऑटोनॉमी को थोड़ा लिमिट करना पड़े। तो अगर मेंस में इस पर आंसर लिखना हो तो फाइनल टेक अवे क्या है? सार ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन की यूनिटी को स्टेट्स के राइट्स से ऊपर रखता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी तो देता है, लेकिन नेशनल इंटेग्रिटी पर कोई समझौता नहीं करता। यही वो डेलिकेट बैलेंस है जो इंडिया को सच में एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स बनाता है। और यही वो कोर आइडिया है जिसे याद रखना है। क्या ये मॉडल आज के चैलेंजेस के लिए भी उतना ही रेलेवेंट है? ये एक और दिन की डिबेट है। नमस्कार। देखिए, 1947 में भारत आज़ाद तो हो गया, पर आज़ादी के बाद ना हमारे देश का जो नक्शा था वो ब्रिटिश राज से मिली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पजल जैसा था। उसे सुलझाना भी बाकी था। तो आज हम सब मिलकर इसी कहानी को समझेंगे कि आखिर कैसे बना आधुनिक भारत का पॉलिटिकल मैप। आज़ादी के बाद देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, इस नए आज़ाद हुए और इतने डाइवर्स राष्ट्र की इंटरनल बाउंड्रीज यानी कि आंतरिक सीमाएं आखिर खींची कैसे जाएं? देखिए, ये कोई आसान काम नहीं था। लीडरशिप के सामने 500 से ज़्यादा रियासतों को भारत में इंटीग्रेट करने और ब्रिटिश प्रोविंसेस को फिर से ऑर्गेनाइज करने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक ऐसा नक्शा बनाना था जो देश की एकता को दिखाए, ना कि उसकी दरारों को। अंग्रेजों ने भारत को इन 4 कॉम्प्लिकेटेड हिस्सों में बांटा हुआ छोड़ दिया था, पार्ट ए, बी, सी और डी। अब आप खुद सोचिए,
ये सिस्टम एक नए सॉवरन राष्ट्र के लिए पूरी तरह से इम्प्रैक्टिकल था। इससे इफेक्टिव गवर्नेंस चलाना एक नाइटमेयर बन जाता। तो एक नए लॉजिकल क्लासिफिकेशन की सख्त जरूरत थी। और बस यहीं से शुरू हुई देश की सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल डिबेट्स में से एक, जिसने आने वाले कई दशकों के लिए भारत के इंटरनल ज्योग्राफी को शेप दिया। सवाल ये था कि राज्यों का आधार क्या हो। अब देखिए, यहां पर दो बिल्कुल ऑपोजिट व्यू पॉइंट्स टकरा रहे थे। एक तरफ थी जनता, जिनकी जोरदार मांग थी कि भाई स्टेट्स भाषा के आधार पर बनाओ, ताकि लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी, उनकी पहचान बनी रहे। ये एक डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन थी, लोगों की आवाज थी। और दूसरी तरफ थे नेहरू और पटेल जैसे बड़े लीडर्स। अब उनको डर था, और डर भी जायज था, कि भाषा के नाम पर बंटवारा कहीं देश को और न तोड़ दे, खासकर तब जब पार्टीशन का जख्म अभी बहुत ताज़ा था। तो उनका फोकस था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पर, मतलब शासन चलाने में आसानी हो, और देश की यूनिटी, उसकी एकता पर। तो इस बहस को सुलझाने के लिए सरकार ने कुछ शुरुआती कदम उठाए। चलिए देखते हैं कि पहले कुछ कमीशंस ने क्या फैसले दिए और फिर जनता का उन पर क्या रिएक्शन रहा। जरा इन घटनाओं के क्रम को देखिए। 1948 में धर कमीशन आया, फिर 1949 में जेवीपी कमेटी बनी, और मजे की बात यह है कि दोनों ने ही लिंग्विस्टिक बेसिस को खारिज कर दिया। लेकिन जनता का दबाव बढ़ता ही गया, जिसका नतीजा 1953 में आंध्रा के गठन के रूप में हमारे सामने आया। जो पहला ऑफिशियल कमीशन था, यानी धर कमीशन, उसने साफ साफ कह दिया, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर होना चाहिए, लैंग्वेज के नहीं। तो सरकार की शुरुआती सोच बिल्कुल स्पष्ट थी। और इस सोच को और भी ज्यादा मजबूती मिली जब देश के 3 सबसे बड़े नेताओं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टभी सीतारमैया की जेवीपी कमेटी ने भी धार कमीशन की बात को ही दोहराया। उन्होंने भी फॉर्मली लैंग्वेज को रीऑर्गेनाइजेशन का आधार मानने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन पब्लिक डिमांड को ज्यादा समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर पोट्टी श्रीरामुलु ने 56 दिनों की भूख हड़ताल की, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये एक डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट था। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हिंसक आंदोलन भड़क उठे। इस जबरदस्त पब्लिक एजिटेशन और त्रासदी के बाद सरकार को झुकना ही पड़ा। अक्टूबर 1953 में मद्रास स्टेट से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया। ये भारत का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था और इसने भविष्य के लिए एक प्रेसिडेंट, एक मिसाल सेट कर दी। अच्छा, आंध्र प्रदेश के बनने के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन की ज़रूरत है। इसलिए 1953 में ही फजल अली की अध्यक्षता में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, जिसने आखिर में इस कॉम्प्लेक्स इशू का एक प्रैक्टिकल और बैलेंस समाधान पेश किया। फजल अली कमीशन ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने माना कि हाँ, लैंग्वेज और कल्चर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं हो सकता। कमीशन ने इन 4 पिलर्स पर आधारित एक फॉर्मूला दिया। पहला, देश की यूनिटी और सिक्योरिटी। दूसरा, लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी। तीसरा, फाइनेंशियो, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस। और चौथा, लोगों का वेलफेयर। इस कमीशन की एक और सबसे जरूरी सिफारिश थी, ब्रिटिश एरा का जो पार्ट ए, बी, सी, डी वाला कॉम्प्लिकेटेड क्लासिफिकेशन था ना, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह सिर्फ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हों। तो फजल अली कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए पार्लियामेंट ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया और इसी एक्ट ने भारत का पहला मॉडर्न पॉलिटिकल मैप बनाया। इस कानून के तहत भारत को 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया। 1 नवंबर 1956 को भारत का एक नया सुव्यवस्थित नक्शा अस्तित्व में आया। ये भाषाई आकांक्षाओं और राष्ट्रीय हितों के बीच एक बैलेंस था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 1956 का एक्ट कोई अंत नहीं था, बल्कि ये रीऑर्गेनाइजेशन की एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की शुरुआत थी, जो आज भी जारी है। इसके बाद भी भारत का नक्शा लगातार इवॉल्व होता रहा, बदलता रहा। जैसे 1960 में जो बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट था, वो महाराष्ट्र और गुजरात में बंट गया। फिर ठीक 6 साल बाद 1966 में पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और उससे निकले हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। 70s का दशक नॉर्थ ईस्ट के लिए था, जहां कई नए राज्य बने। फिर आया साल 2000, जब एक साथ 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। और ये सिलसिला रुका नहीं। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और अभी हाल ही में 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करके 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया।
तो इस पूरी लंबी हिस्टोरिकल प्रोसेस का नतीजा आज हमारे सामने है। आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की एक जीती जागती तस्वीर है। तो सवाल ये उठता है कि क्या 1956 में भारत का नक्शा फाइनल हो गया था? बिल्कुल नहीं। वो तो भारत के लगातार इवॉल्व हो रहे पॉलिटिकल मैप की बस एक शुरुआत थी। ये हमें सिखाता है कि भारत कोई स्टैटिक एंटिटी नहीं, बल्कि एक डायनामिक रिपब्लिक है जो अपनी एस्पिरेशंस और ज़रूरतों के हिसाब से खुद को लगातार ढालता रहता है। शुरुआत करते हैं जाने माने कानून के जानकार N.A. पालखीवाला के इस बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट से। वो कहते हैं कि प्रियम्बल हमारे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। तो पहले हम समझेंगे कि इस आइडेंटिटी कार्ड में क्या आइडियल्स लिखे हैं, और फिर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इन आइडियल्स को कैसे प्रोटेक्ट किया। तो प्रियम्बल जो सबसे पहला वादा करता है वो है जस्टिस का, यानी न्याय का। लेकिन ये कोई सिंपल सा आइडिया नहीं है। ये एक 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है और इसके आइडियाज 1917 की रशियन रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। तो ये हैं जस्टिस के वो 3 पिलर्स जिनका वादा हमारा संविधान करता है। पहला, सोशल जस्टिस, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, इकोनॉमिक जस्टिस, जिसका मकसद है अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना। और तीसरा, पॉलिटिकल जस्टिस, जो ये गारंटी देता है कि हर सिटीजन को पॉलिटिकल प्रोसेस में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, खासकर आपके मेंस आंसर्स के लिए। जब हम सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को एक साथ मिला देते हैं तो इससे बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये हमारे वेलफेयर स्टेट का एक कोर गोल है। ये पॉइंट आप अपने जवाब में जरूर लिख सकते हैं। जस्टिस के अलावा प्रियम्बल हमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियल्स भी देता है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रेरित हैं। और देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें 3 अलग-अलग प्रिंसिपल्स नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा कि ये एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई एक त्रिमूर्ति, एक ट्रिनिटी है। डॉक्टर अंबेडकर का ये कोट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस एग्जाम के लिए इस यूनियन ऑफ ट्रिनिटी वाली बात को जरूर मेंशन कीजिएगा। इससे ये पता चलता है कि एक असली सोशल डेमोक्रेसी के लिए ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे से अलग नहीं की जा सकती। और ये स्लाइड उनकी बात को एकदम परफेक्टली समझाती है। सोचिए, अगर लिबर्टी है पर इक्वालिटी नहीं तो क्या होगा? कुछ पावरफुल लोग बाकी सब पर हावी हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर इक्वालिटी है पर लिबर्टी नहीं तो इंडिविजुअल इनिशिएटिव ही खत्म हो जाएगा। लोग कुछ नया करने की सोचेंगे ही नहीं। तो प्रियम्बल में इतने बड़े बड़े आइडियल्स तो रख दिए गए हैं, पर इसी से एक बहुत बड़ा लीगल क्वेश्चन खड़ा हो गया जो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और सवाल बहुत सिंपल था, क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है? बस इसी एक सवाल ने इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में से एक को जन्म दे दिया। इसका जवाब हमें कई दशकों और लैंडमार्क केसेस के बाद मिला। तो चलिए इस सफर को देखते हैं। कहानी शुरू होती है 1960 में बेरुबारी यूनियन केस से। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंदा भारती केस, जिसने इस फैसले को पूरी तरह पलट दिया। और फिर 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने अपनी बात को फिर से दोहराया। देखिए, बेरुबारी केस में कोर्ट ने प्रियम्बल को बस संविधान बनाने वालों के मन को समझने की एक चाबी माना था, लेकिन केशवानंदा भारती केस ने इसकी असली इंपॉर्टेंस को पहचाना और कहा कि यह संविधान का एक अभिन्न अंग है, और यही व्यू आज तक कायम है। केशवानंदा भारती केस ने सिर्फ इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने इस पूरी बहस को ही खत्म कर दिया और एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट का रास्ता खोल दिया। तो सबसे क्रूशल पॉइंट जिसे याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में साफ साफ कह दिया कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का एक अभिन्न अंग है। अच्छा, तो इससे अगला सवाल क्या उठता है? अगर प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है तो क्या पार्लियामेंट इसे आर्टिकल 368 के तहत अमेंड कर सकती है? क्या इसे बदला जा सकता है? कोर्ट का जवाब था हाँ, पार्लियामेंट इसे अमेंड कर सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ कि संविधान की जो बुनियादी विशेषताएं या बेसिक स्ट्रक्चर है, जो प्रियम्बल में भी दिखता है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। और इस प्रिंसिपल का टेस्ट भी हुआ। प्रियम्बल को आज तक सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। प्रीलिम्स के लिए यह फैक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। प्रियम्बल का फाइनल लीगल स्टेटस क्या है?
ये 4 बातें याद रखनी है। 1, ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। 2, ये नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब आप इसके प्रोविजंस को कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते। 3, इसे आर्टिकल 368 के तहत अमेंड किया जा सकता है। और 4, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता।